तो मेरा ये लॉजिक था कि 1000 2000 करोड़ की कंपनी आपको 1000 करोड़ में मिल रही है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स इन्वेस्ट इन दैट। तो मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये हुआ कि जो 1500 करोड़ रुपए हेवल से आने थे वो कभी आए नहीं। फिर 2 साल के लॉसेस के बाद फिर तीसरे साल से पैसा बनाना शुरू किया और उसके साथ काफ़ी सारी लर्निंग्स भी आई। यानी कि 28,000 करोड़ रुपए के शेयर जो आपको मार्केट में मिल रहे हैं लिस्टेड कंपनी से तीनों के तीनों, वो 28,000 करोड़ के शेयर्स आपको 9,500 करोड़ में मिल रहे हैं। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ जो स्टॉक के स्टॉक मार्केट चैनल से। और आज मैं आपको मेरी पूरी डिटेल्ड शेयर मार्केट जर्नी शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ। पिछले वाले वीडियो में जो स्टॉक पर मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में डिटेल में बात की थी, आज हम शेयर मार्केट जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि शेयर मार्केट की बात करें तो कहानी काफ़ी पुरानी है। तब मैं डिप्लोमा कर रहा था, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, VGTI कॉलेज से मुंबई के। रूम नंबर D116 था और पढ़ने की आदत थी, जो भी कुछ रूम में आए पढ़ते चलो पढ़ते चलो। तो ऐसे एक दिन इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब रूम पार्टनर था मेरा अमित योले, उसका एक दोस्त न्यूज़पेपर छोड़ के जाता था, इकोनॉमिक टाइम्स। तो काफ़ी एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि मुझे दो चीज़ों का बड़ा शौक रहा है, एक है क्रिकेट और दूसरा है रीडिंग, पढ़ना, जो भी कुछ रहे पढ़ो। तो उस टाइम ऐसा कुछ थॉटफुल रीडिंग नहीं थी कि यही पढ़ना है, जो भी है टाइम बिताना है तो पढ़ो, मज़ा आता था मुझे। तो जब मैं न्यूज़पेपर लिया तो इकोनॉमिक टाइम्स था, कलर इसका बड़ा अजीब था। तो पहला तो मैंने गूगल पे यही सर्च किया कि इसका कलर ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब मुझे मिल गया। उसके बाद फिर सेकंड चीज़ ये थी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, टर्मिनोलॉजीज़ थी जो बड़ी क्रेज़ी और अजीब थी। कि इंडिया इंक नाम से कोई शब्द था, ब्लू चिप था, बॉन्ड थे, डेट था और ब्लू चिप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो सोचा कि अभी सीखे कहाँ से। बात है साल 2012 की, 11-12 की। यूट्यूब तो नाम के लिए एग्जिस्ट करता था क्योंकि पैक इतने महंगे थे, मतलब कोई भी इंटरनेट का पैक लेते 1 GB का तो 100 रुपीज़ के ऊपर चला जाता था और उस टाइम की 100 रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो काफ़ी एक टफ सा इन्वायरमेंट था कि सीखे कहाँ से। तो मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे लेकिन डाउट्स ही क्लियर नहीं हो रहे, तो कुछ बेसिक्स की किताबें चाहिए होगी, बिकॉज उस टाइम कोई सिखाने वाला नहीं था। आज की डेट में यू गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज़, लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑन द इंटरनेट, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। और यूट्यूब पे भी जाए तो शेयर मार्केट जब मैंने टर्म डाला तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। हालाँकि जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं बता दूँ कि जब मैंने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो डाला था शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो पूरे यूट्यूब पे वो दूसरा वीडियो था। पंकज जैन नाम के एक व्यक्ति थे, उनका एक वीडियो था, उसके बाद मेरा वीडियो गया था, बातें 2013-14 की। तो उस तरह की कोई सिचुएशन थी तो कोई था ही नहीं, तो सीखे कहाँ से? तो सोचा कि कुछ किताबों का सहारा लिया जाए। तो किताबों का सहारा लेते-लेते फिर किताबें भी काफ़ी महँगी थी। तो बाद में मुझे पता चला कि मुंबई का जो वीटी एरिया है, सीएसटी जिसका अभी नाम है, तो सीएसटी से आप गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाते हो तो बहुत सारे सेकंड हैंड किताबें बेचने वाले लोग आपको मिलते हैं। तो वहाँ से मैं क्या करता था, 2 चीज़ें करता था। किताबें सेकंड हैंड सस्ते में मिलती थी, अब बाद में पता चला हालाँकि वो पायरेटेड होती है, तो अभी मैं वहाँ से नहीं लेता हूँ, लेकिन तब पता नहीं था, तो सेकंड हैंड के नाम पर बहुत सारी किताबें लेता था। तो पीटर लिंच की किताबें लर्न टू अर्न एक काफ़ी यूनिक लर्निंग रही मेरे लिए। सेकंड किताब जिसने मेरी आँखें खोली वो थी द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। मतलब अगर आप में से किसी ने किताब नहीं पढ़ी है तो वेल्थ को आप अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। तो अगर आपको अमीर बनना है, वेल्दी बनना है तो जस्ट समरी तो भी देख लो आप इस बुक की, इतनी पावरफुल बुक थी, उसका इम्पैक्ट इतना था कि आज भी मुझे वो स्टोरीज़ जैसी की तैसी याद है। अब ये सारी बुक्स किताबें पढ़ने के बाद, मतलब लर्न टू अर्न जब मैंने पढ़ी पीटर लिंच की, तो मेरा एक क्लियर हो गया बेस। उसके बाद मैंने उनकी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ी, फिलिप फिशर की किताबें पढ़ी, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी उठाई मैंने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रीड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उठाई, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ सो कॉम्प्लेक्स और वो बिगिनर के लिए बनी नहीं है। मेनी पीपल थिंक कि स्टॉक मार्केट सीखना है तो जाओ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उठाओ, इट इज़ मेड फॉर एक्सपर्ट्स। ठीक है, कि जिनको अच्छी खासी जानकारी ऑलरेडी है उनके लिए वो बनी है। तो यहाँ से फिर मैंने बेसिक लर्निंग्स ली और उस लर्निंग्स को लेकर मैंने मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। सो 2000 रुपीज़ दीदी से लिए थे, 2000 रुपीज़ दोस्त से लिए थे और उन पैसों से मैंने प्रैक्टिकली सीखना शुरू किया, बिकॉज और कोई तरीका मेरे पास नहीं था। तो प्रैक्टिकली सीखने की एक चीज़ फ़ायदा ये होता है कि जब आपका पैसा रियल में आप गवाते हैं ना, तो जो लर्निंग्स है वो 3-4 स्पीड्स, मतलब नॉर्मल लर्निंग से 3 से 4 एक्स स्पीड से आती है, बहुत तेज़ी से आती है, बिकॉज यू आर लूजिंग दैट मनी। तो जनरली ऐसा होता है कि मतलब साइकोलॉजी ये कहती है कि गम और खुशी अगर आपको होती है तो जो गम है
वो खुशी से 3 गुना ज़्यादा इंटेंसिव होता है। तो किसी चीज़ से आप खुश हो गए तो ठीक है, खुश है, लेकिन कहीं पर आपको लॉस होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। और वो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की, और उन रियलाइज़ेशन के साथ-साथ फिर ये भी समझ में आया कि कुछ टेक्निक तो होगी मार्केट में। तो हर कोई अपनी-अपनी टेक्निक बता रहे थे, पीटर लिंच अपनी टेक्निक बता रहे थे कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। फिलिप फिशर की बात करें तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की वो बात कर रहे थे। बेंजामिन ग्राहम की बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की वो बात कर रहे थे। हर कोई अलग-अलग बात कर रहा था। इंडियन मार्केट हमारा बहुत यूनिक है, तो क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, ये तो एक्चुअल में इन्वेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह से मैंने शुरुआत में जो सबसे पहली कंपनी कुछ ली वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थी। सुज़लॉन उसमें से एक थी, बिकॉज़ मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे जो पता है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, तो जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्ट करो। हालाँकि ये कांसेप्ट मैंने काफ़ी बुरी तरह से इम्प्लीमेंट किया और उसमें लॉस भी हो गया। लॉस इसलिए हो गया क्योंकि देखिए, कोई भी बिज़नेस जब आप पिक करते हो, कोई भी स्टॉक है, कोई भी कंपनी जब आप पिक करते हो, उसका सबसे जो बेसिक है, फंडामेंटल चीज़ है, वो ये है कि वो बिज़नेस ग्रो होना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। हिस्ट्री में आपको ऐसी एक भी कंपनी नहीं मिलेगी जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही है और शेयर प्राइस लगातार हर साल 2 साल बढ़ रही है। 1-2 साल शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है, 1-2 साल के शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हो सकता है, बट इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल की, एचडीएफसी बैंक बढ़ी है, शेयर प्राइस भी बढ़ी है। किंगफिशर डाउन गया है, शेयर प्राइस भी डाउन गई है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज डाउन गई है, शेयर प्राइस भी डाउन गई है। सेम स्टोरी यू कैन सी एवरीवेयर। बट कुछ कंपनीज ऐसी है जिन्होंने अच्छी तरीके से बाउंस बैक किया, तो शेयर प्राइस भी उस तरह से बाद में बाउंस बैक किया। सो इस तरह की, जैसे मोतीलाल ओसवाल एक स्टोरी है कि 2010 से 15 के बीच बिजनेस परफॉर्मेंस काफ़ी डल सी थी, लेकिन पिछले 6-7 साल में वेल्थ मैनेजमेंट में दे डिड वेरी वेरी वेल, जिसकी वजह से शेयर प्राइस एकदम बूम हो गई पिछले 2-3 साल में। सो शेयर मार्केट इज़ लाइक दैट। तो इसीलिए वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर होना है, तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, और अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन हो, तो आपको एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ेगा। यानी दोनों चीज़ें आपको एक दिमाग में होनी चाहिए। तो ये जो लर्निंग आई, ये कुछ फेलियर्स के बाद आई। जैसे सुज़लॉन में मेरा पैसा डूब गया, बाकी कंपनीज़ में पैसा डूब गया, तो उसके बाद ये लर्निंग आई कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ ढूँढनी है, ऐसी हेरी-गेरी कंपनीज़ नहीं ढूँढनी है। उसके बाद तो ये बेसिक चीज़ें तो मेरी क्लियर हो गई कि कंपनी के बैलेंस शीट में जाओ। और मैंने एक और चीज़ देखी थी कि इंडिया में मेजॉरिटी कंपनीज़ अगर किसी वजह से फेल हो रही है, तो वो फेल हो रही है कंपनी के डेट की वजह से, कर्जा। कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया, फिर बाद में जैसे आप रिलायंस पावर ले लीजिए, या फिर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज़ ले लीजिए, आप यूनिटेक ले लीजिए, कई सारी कंपनीज़ हैं। 2003 से 2007 के बीच एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा था। लोगों को लगा कि ये सक्सेस स्टोरीज़ आगे भी चलती रहेगी, ये बूम आगे भी चलता रहेगा, जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये कि जब खराब टाइम आया, तो जो लिया हुआ उन्होंने कर्जा था, वो रीपे करना टफ हो गया। और टफ हो गया तो कंपनीज़ बैंकरप्ट हो गई। तो मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि बैंकरप्ट तो वही कंपनीज़ हो सकती है जिसके ऊपर कर्जा है। अगर कर्जा ही नहीं है तो बैंकरप्सी का खतरा ही नहीं है। तो आप भी देखिए कि आपको कई बार ये देखने मिलता है कि कंपनीज़ फेल हो गई, क्यों? क्योंकि बैंकरप्सी फाइल किया। तो कर्जा ही नहीं है तो वो रिस्क ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने उन कंपनीज़ पर फोकस करना शुरू किया जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है और कर्जा भी कम है। इसी बीच मुझे कुछ ऐसी कंपनीज़ मिली, लिली इलेक्ट्रिकल्स जैसी, जहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया तब कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे थे। कंपनी को 1500 करोड़ रुपए आने थे हैवेल्स से। कंपनी ने अपना एक डिवीज़न हैवेल्स को बेचा था 1500 करोड़ रुपए में। उसके बाद कंपनी के और भी एसेट्स थे, ऐसे करके 2500 करोड़ के टोटल एसेट्स थे, और उसमें से 2000 करोड़ के लिक्विड एसेट्स थे। उसके बाद भी कंपनी मात्र 1000 करोड़ के मार्केट कैप पर ट्रेड हो रही थी। तो मेरा ये लॉजिक था कि 2000 करोड़ की कंपनी आपको 1000 करोड़ में मिल रही है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स इन्वेस्ट इन दैट। तो मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये हुआ कि जो 1500 करोड़ रुपए हैवेल्स से आने थे, वो कभी आए ही नहीं। अब मैंने कोशिश की कि ये 1500 करोड़ रुपए आखिर कहाँ चले गए? तो बाद में पता चला कि कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया और सारे पैसे लेकर भाग गए। बाद में सेबी ने मैनेजमेंट को पकड़ा, उन्हें फाइन लगाया करोड़ों रुपए का, लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे मुझ जैसे, उनका पैसा वापस नहीं आया। वो डूब गया तो डूब गया। तो वहाँ से मुझे एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आई कि इंडियन मार्केट बाकी मार्केट से बहुत अलग है। बाकी मार्केट में आप धंधा देख लोगे, बाकी चीज़ें देख लोगे, सॉर्टेड, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि इंडिया में फ्रॉड्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और फ्रॉड जो लोग करते हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब मे बी एक रीज़न हो सकता है कि उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रही हो, जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो आम लोग हैं, इन्वेस्टर्स, उनका पैसा डूबने की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला मेरा जो फ़िल्टर लगाया वो लगाया मैनेजमेंट एनालिसिस का, कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन इन फ्रॉड को पता करने के भी कुछ तरीके होते हैं। कि आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि टाटा ग्रुप की कोई कंपनी है, क्या वो मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है क्या? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन है। टाटा ग्रुप के प्रमोटर्स हैं, टाटा ग्रुप चलाने वालों का एथिक्स ये सारे, क्योंकि टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है।
तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबको है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज है उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी किसी को नहीं है। तो ऐसे में अगर हम मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, उनके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है ना, वो अपने पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। यानी कि अगर वो शुरुआत से ही फ्रॉडस्टर है, शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आगे भी करेगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है पता करने में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, तो आने वाले टाइम में भी वो अच्छा हो सकता है। वो अगर एथिक्स फॉलो करता है, तो आने वाले टाइम में भी वो एथिक्स फॉलो करता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए आपको काफ़ी सारी मतलब चीज़ें करनी होती है मैनेजमेंट एनालिसिस में, जिसमें से एक दो चीज़ें ये है कि प्रमोटर्स की जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा प्लेज नहीं होने चाहिए। मतलब कई सारे जो प्रमोटर्स होते हैं, अनिल अंबानी जैसे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो शेयर्स हैं वो बैंक के पास गिरवी रख दिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऐसे कई सारी, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है कि पास्ट में उन्होंने कुछ गड़बड़ की है क्या। इस तरह से और भी उनके डेप्थ में जाकर हर एक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में हासिल करना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट। चाहे आप कंपनी के फाइनेंशियल बाद में देखो, लेकिन उसके मैनेजमेंट का एनालिसिस आपको पहले पता होना चाहिए। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है ना, दे बेट ऑन द पीपल, नॉट ऑन द कंपनी। बिकॉज लोग हैं जो कंपनी बनाते हैं, तो लोग कैसे हैं उस पर सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप भी इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। तो मैनेजमेंट एनालिसिस और कंपनी के फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें सीखने में मेरे 2 साल तो चले गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को यूट्यूब पर बताएं, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। वहाँ पर ये सारी चीज़ें धीरे 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 समझाना शुरू किया। और फिर 2 साल के लॉसेस के बाद फिर तीसरे साल से पैसा बनाना शुरू किया, और उसके साथ काफ़ी सारी लर्निंग्स भी आई। हर साल नई नई चीज़ें मुझे पता चली, हर साल नई नई चेकलिस्ट में बनाता चला गया। जाने माने इन्वेस्टर हैं मोनीश पाबराई, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम है द धंधो इन्वेस्टर। बहुत बढ़िया किताब है, मतलब आप ज़रूर पढ़ लेना उसे, क्योंकि इस छोटी सी किताब में उन्होंने पूरा शेयर मार्केट का सार बता दिया। तो वहाँ से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मेरी थी जो मेरे में हमेशा से रह गई, वो थी चेकलिस्ट बनाने की। कि कोई भी स्टॉक पिक करना है तो एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाओ कि ये 10 चीज़ें अगर फॉलो होती हो तो ही उसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो फिर वो 10 चीज़ें मैंने लिखना शुरू किया, एक डायरी मैंने बनाई। उस डायरी का मैंने नाम रखा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स डायरी। तो उसमें मैं चेकलिस्ट बनाता चला गया कि मैनेजमेंट एनालिसिस में मुझे ये 4 चीज़ें देखनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू की ग्रोथ हर 3 साल में कंपाउंडेड सालाना 15% से ज़्यादा की हो। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हर साल 15% से ज़्यादा की हो। अगर वो सर्विस कंपनी है तो उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 15% की हो। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% की हो। उसका जो कर्जा है वो उसके 2 साल के प्रॉफिट से कम हो। इस तरह के मैंने 10-15 पॉइंट्स निकाले, एक चेकलिस्ट बनाई, और जो भी कंपनी आए तो स्क्रीनर करके एक प्लेटफॉर्म है सिंपल सा, उसे यूज़ करते करते मैंने फिर उन चेकलिस्ट को चेक करना शुरू किया कि ओके। उससे पहले मैं मनी कंट्रोल यूज़ करता था, क्योंकि उस टाइम स्क्रीनर आने से पहले मनी कंट्रोल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर आपको सारा डेटा मिलता था। तो ये चेकलिस्ट की जो आदत लगी है, इट हैज़ बेनिफिटेड मी अलॉट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे टाइम हम करते क्या है कि हम रैंडमली दिमाग दिमाग में ही सोचते हैं कि हाँ ये स्टॉक अच्छा अच्छा खरीद लिया, बट बिकॉज वी डोंट हैव द चेकलिस्ट तो हमें पता नहीं चलता कि गलत हुआ है। अगर वो चेकलिस्ट पूरी तरह से फॉलो हुई है फिर भी कहीं ना कहीं आपको लॉस हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ ना कुछ चेकलिस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, आपकी चेकलिस्ट में कुछ कमियाँ हैं, खामियाँ हैं। तो उन चीज़ों को मैंने बेटर किया, और एक प्रॉपर मेरी चेकलिस्ट बन गई। 2 अलग-अलग चेकलिस्ट मैंने बनाई, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए और एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए। सो दोज़ हू डोंट नो, तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में लगभग सारी जनता फोकस करती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे, कि कोई कंपनी है जैसे ज़ुडियो है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो ज़ुडियो की जो पैरेंट कंपनी है ट्रेंट, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बट एट द सेम टाइम देयर आर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केट जहाँ पर कंपनी ग्रो भी कर रही है, लेकिन वो कंपनीज़ बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में अवेलेबल हैं, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बताऊँ तो इस तरह की मतलब कई सारी वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो स्टॉक्स है जो मैंने ढूँढे हैं, वो मतलब एक स्टॉक के बारे में मैं बता दूँ, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, नाम आप पता कर लेना, वो आपके लिए एक असाइनमेंट है। एक कंपनी मुझे मिली जिसे मैं पर्ल फार्मिंग अप्रोच बोलता हूँ। उसमें मुझे पता चला कि कंपनी के पास 28,000 करोड़ के शेयर्स हैं। कितने? 28,000 करोड़ के शेयर्स बजाज ग्रुप के। कंपनीज़ कौन-कौन सी है? बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। चीज़ें सही लगी, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं था। बाकी जो मेरी चेकलिस्ट थी वो भी कंपनी ने फॉलो की। जब मैंने कंपनी का मार्केट कैप देखा, तो वो था मात्र 9,500 करोड़ रुपए। यानी कि 28,000 करोड़ रुपए के शेयर जो आपको मार्केट में मिल रहे हैं, लिस्टेड कंपनी से तीनों के तीनों, वो 28,000 करोड़ के शेयर्स आपको 9,500 करोड़ में मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मतलब कंपनी के प्रमोटर सारे के सारे शेयर्स तो बेचेंगे नहीं,
तो पूरी कंपनी आप अनफॉर्चुनेटली नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स पार्टिसिपेट हियर। एंड ये जो 28,000 9 से 28,000 की बीच का गैप है, वो जब फुलफिल होगा, वो जब फील होगा, तब मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो वो तो एक एक चीज़। लेकिन इन कंपनीज़ को जनरली होल्डिंग कंपनीज़ कहते हैं। थोड़ा और नॉलेज आप लेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। होल्डिंग कंपनीज़ हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे चलती है। यानी शेयर्स की वैल्यू 28,000 करोड़ की है, तो कंपनी का वैल्यूएशन 28,000 करोड़ नहीं होगा कभी, वो 20-22,000 करोड़ का होगा। लेकिन इस कंपनी के मैटर में चीज़ ये थी कि गैप काफ़ी ज़्यादा था, वैल्यूएशन में काफ़ी डिस्काउंट था, और जो तीनों कंपनी के शेयर्स थे ना, तीनों में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल मैंने देखा कि बजाज मतलब आज अब हर एक चीज़ देखिए, हर कोई डेट पे जी रहा है कि कुछ ना कुछ तरीके का कर्जा मुझे लेना है, मोबाइल लेना है तो ईएमआई पे लेना है। फिर वही बजाज फाइनेंस आ गया, बाकी प्लेयर्स आ गए, मोबाइल की दुकान में लगे हुए होते हैं। आजकल तो ऑनलाइन में अमेजोन पे आपको वो ऑप्शन मिलते हैं। तो लोन वाली दुनिया है और डेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। प्लस बजाज ऑटो की बात करें तो ईवी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों पर मैंने देखा कि अंडरलाइंग शेयर्स भी काम के हैं और डिस्काउंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्रोथ और वैल्यू दोनों यहाँ पर मिली। देन आई डिसाइडेड टू एंटर इनटू दैट कंपनी। तो इस तरह की काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आईआरएफसी के केस में अगर मैं बताऊँ, तो मैंने जब कंपनी के शेयर्स लिए 2022 में, वो वीडियो भी मतलब हर दिवाली में एक वीडियो बनाता हूँ कि विच शेयर्स आई एम बाइंग दिस दिवाली। तो उस दिवाली मतलब 2-3 साल पहले की जो दिवाली है, तब मैंने जब आईआरएफसी लिया तो मैंने बताया कि उसमें से एक आईआरएफसी था। खरीदने का एक सिंपल सा लॉजिक ये था कि एक तो मोनोपोली कंपनी है, अकेली कंपनी जो इंडियन रेलवे को लोन देती है। दूसरी चीज़ ये थी कि वैल्यूएशन मतलब कचरे के बराबर, 5 से 6 का पीई था, जबकि ग्रोथ था 20% की। यानी कि जो पीई रेशियो था, वो एकदम वैल्यूएशन वाइज़ बहुत चीप था। ग्रोथ यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ी। तो सोचा कि ₹26 पे आईपीओ आया था कंपनी का, नोबडी वाज़ रेडी टू पे। ₹26 भी, ₹19 पर शेयर प्राइस चली गई। फिर भी मुझे ये पता था कि देखो जो मतलब आईआरएफसी के केस स्टडी ये है कि जो शेयर ₹20 पे लोग खरीदने को तैयार नहीं थे, वही शेयर लोग ₹150 के पर टूट पड़े कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। सो इसी तरह की चीज़ें मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो थोड़ा बोरिंग गेम है। और कई बार अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, तो आपको कई बार वेट करना पड़ता है। बट आपका एक मतलब एंट्री और एग्जिट की अगर मैं बात करूँ, तो एंट्री में हमेशा उन बिज़नेस में लेता हूँ, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लगता है, और एट द सेम टाइम वहाँ पर वैल्यूएशन में भी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए। कई बार डिस्काउंट नहीं मिलता है तो भी फाइन। अगर मतलब मैंने एक ई-मुद्रा नाम की कंपनी ली थी, उसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला बट ग्रोथ था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एंट्री पॉइंट में मेरा प्योर फोकस यही है कि धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा और वैल्यूएशन में डिस्काउंट है कि नहीं है। मतलब वैल्यूएशन में डिस्काउंट मतलब ₹5 का पार्ले जी है, सभी को पता है। अगर मुझे वो ₹3.5 में मिल रहा है तो नो ब्रेनर का कोई ना कोई इसे ₹5 में कभी ना कभी तो ले लेगा। तो वो जो परसेंटेज में अगर देखें 20% से ज़्यादा का जो गैप है, दैट इज़ योर वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो मेन तो मैं ये 2 चीज़ें देखता हूँ एंट्री के लिए। अगर धंधे में दम ही नहीं है तो मैं जाता ही नहीं हूँ। बस बिकॉज़ कि वहाँ पे कुछ और चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, तो आई ऑलवेज़ फोकस ऑन धंधा कि रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, और आने वाले टाइम में भी वो बढ़ेगा कि नहीं। उसके कॉन्फ्रेंस कॉल्स में सुनता हूँ। हर क्वार्टर में आप स्क्रीनर पर जाएँगे तो सबसे नीचे डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेगा कि हर एक कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल्स आते हैं। उन कॉन्फ्रेंस कॉल को सुन के आपको पता चलता है कि 3 महीने का क्या प्लान है। 3 महीने बाद आप चेक करो कि 3 महीने पहले जो बोला था वो किया कि नहीं, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से परख सकते हो। वो परखने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ पोटेंशियल है, तो मैं उसमें जाता हूँ। और एंट्री का तो ये क्लियर हो गया। एग्ज़िट कब लेना है? काफ़ी एक फ़ेमस सवाल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर किसी की अलग-अलग स्ट्रैटेजी है, कोई टेक्निकल यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है। मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। कई बार वैल्यूएशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत सी बार आता है कि जैसे आईआरएफसी है तो मेरे अनुसार मेरे पास है कुछ शेयर्स, इट इज़ ओवर वैल्यूड राइट नाउ। बट फिर भी मैं नहीं बेच रहा हूँ। मैं तब बेचूँगा जब धंधा बढ़ना बंद हो जाएगा। मेरे लिए लॉजिक वो है कि जिस दिन धंधा बढ़ना बंद हो जाएगा या फिर ग्रोथ बहुत धीमी हो जाएगी, उस टाइम मैं देख लूँगा कि नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। एक टाइम था जब मेरी ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जब जैसे-जैसे उन कंपनीज़ में ग्रोथ बहुत धीमी हो गई, तो मैंने डिसाइड किया कि यार अभी इसमें ग्रोथ नहीं है। लेट्स गो बैक टू समवेयर जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे एंट्री और एग्जिट के क्राइटेरिया है, जिन्हें नो मैटर व्हाट मतलब कई बार मार्केट में ऐसी कंडीशंस आती है कि इतना ज़्यादा यूफोरिया आ जाता है कि एवरीबॉडी इज़ आफ्टर स्टॉक्स कि चलो मुझे ये स्टॉक खरीदना है, सब लोग खरीद रहे हैं, किसी भी वैल्यूएशन में खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब वो यूफोरिया खत्म हो जाता है, तो वो 50-60 के पीई पर जब आप स्टॉक खरीद लेते हो, वो बाद में जब गिर जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक, इट वाज़ अ डार्लिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, बैंकिंग स्टॉक।
40-45 के पी पर ट्रेड हो रहा था और सारी बैंक्स में सबसे ज़्यादा डिमांड कोटक महिंद्रा को आ रही थी। एवरीबडी वाज बुलिश। बैंक इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे थे, तो आजू बाजू वाले लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं नहीं ये तो चलेगा। लेकिन आज के डेट में अगर देखें तो 3 साल में 0% रिटर्न है। इनफैक्ट कुछ नेगेटिव रिटर्न उस बैंक ने दिए। अभी 2024 के एंड तक की बात करूँ तो ये चीज़ें इसलिए होती है कि बहुत सारे टाइम लोग एक भेड़ चाल में चले जाते हैं कि उसने किया है, हर कोई बाय कर रहा तो मैं भी करूँ। लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट, जैसे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन एंड इट इज लाइक अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में जो वेट है वही दिखेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, कुछ भी होता रहता है। कई सारी ऐसी कंपनीज है आज मार्केट में जो 0% रेवेन्यू और 0% प्रॉफिट पर है और उसके शेयर प्राइस 100-200% से बढ़ी है। द मेनी सच कंपनीज, बट ये ऐसा ज़्यादा देर टिकता नहीं है। कभी ना कभी वो बैक टू पवेलियन आ जाता है, बैक टू उसका जो ट्रू पिक्चर है वो कभी ना कभी दिख जाता है लोगों को, उसके बाद प्राइसेस गिर जाती है। तो इसीलिए व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान देना जो आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाएगी और सही तरीके से स्टॉक पिक करने में हेल्प करेगी। सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिली होगी। तो एक चीज़ आप ज़रूर फॉलो करना कि जो भी लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शुरुआत में हर कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ही शुरू करता है, ऐसा नहीं है। शुरुआत के 1-2 साल सीखने में ही चले जाते हैं। तो मेरी भी राय होगी कि बहुत बड़ी अमाउंट से मत शुरू कीजिए, छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। एक चेकलिस्ट बनाइए, लेकिन उस चेकलिस्ट को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए और जो एंट्री एग्जिट की जो मैंने चीज़ें बताई उन्हें भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। बिकॉज और मेरे हिसाब से जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉजिकली सोचिए। जस्ट कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है तो इसलिए उस पर बिलीव मत कीजिए। जस्ट थिंक लॉजिकली।